ऐसा क्वेश्चन बताओ जो कि कवर हो जाए, जो नहीं किया है, या फिर जिससे क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया, बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, वो क्वेश्चन कर लो, कुछ हेल्प मिल जाए। वो लोग खुद ही कंफ्यूज। लास्ट कल मैंने जो पीडीएफ शेयर किया था उसका क्वेश्चन बनाया हो सारा, इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस बनाए थे। सब शांत है, कुछ बोल ही नहीं रहा है, क्या हुआ? इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस बनाए थे, शेयर किया हुआ था, वो बनाए थे। यस मैम, कुछ कुछ बनाए थे मैम, उतना टाइम थोड़ा है। बन जा रहा है। यस मैम, बन रहा है। रीजनिंग करना चाहोगे या क्वांटिटेटिव वाला क्वेश्चन करना चाहोगे? पूरा जल्दी से, टाइम नहीं है इतना ना, बताओ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। बताइए क्या करिए, क्या करिए? मैम रीजनिंग ही बता दीजिए। रीजनिंग का क्वेश्चन। यस मैम। कल वाला जो शेयर किए थे वो सारा रीजनिंग का क्वेश्चन बना लिए? यस मैम, बना लिए। मैम कुछ कुछ नहीं बनाते, वहीं छोड़ दिया। बोलो उसमें से क्या नहीं बन रहा, पूछो, बता देते हैं वही। मैम नहीं, तो दूसरा दूसरा बता देना, मैम तो हो गया मैम। दूसरा कौन सा टॉपिक? कोई टॉपिक मैम। टॉपिक वही सब है, जितना टॉपिक हम करवाए हैं ना, और वो जी सारा मैम। टॉपिक। देखो विजुअल रीजनिंग एज का पर बता दीजिए मैम। क्या? एज 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 वाला एक भी नहीं हुआ है। एज वाला है। यस मैम, वही बताइए। चलो ठीक है, चलो वही बता दो। अलजेब्रा वाले पोर्शन में वो आ जाएगा ना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। पूरा मैथ्स का ही बोले। ठीक है, बता देते हैं। सिंप्लीफाई करके उसका आंसर लाना है। मतलब इसका कोई थ्योरी वाला पोर्शन तो ऐसा नहीं है, क्वेश्चंस के बेसिस पे ही होगा। देखो तो एक क्वेश्चन लिखो, तो क्वेश्चन लिखिए तो। The present age of father, the present age of father is 3 years more than, the present age of father is 3 years more than 3 times जैसे बोलते हैं, the present age of father is 3 years more than 3 times the age of his son. The father's age will be 10 years more than twice the age of the son. Find the present age of father. Find the present age of father. मैम लास्ट लाइन फिर से एक बार। Find the present age of the father. मैम एक बार रिपीट कर दीजिएगा क्वेश्चन। The present age of father is 3 years more than 3 times the age of his son. Father's age will be 10 years more than the twice the age of the son. Find the मैम present age of father. क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा एक बार अच्छे से बोलिए, धीरे धीरे। The present age of father is 3 years more than the 3 times the age of the son. जो भी उसका फादर का एज है वो 3 गुना ज्यादा है, उसमें 3 ऐड कर दो, मतलब 3 more than 3 times his son. अगर सन का एज x है तो 3x हो जाएगा। 3x + 3 मैम। हाँ, 3x + 3 हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है फादर्स एज विल बी 10 ईयर मोर देन द ट्वाइस ऑफ द एज ऑफ सन। क्या बोल रहा है, दुगना जो एज होगा सन का उससे 10 गुना 10 ज्यादा है। मतलब अगर x है सन का एज तो 2x प्लस 10 हो जाएगा, वो है फादर का एज। यहाँ से x का वैल्यू निकालो, x का सॉरी दोनों इसमें से फादर का एज निकालो। दोनों मैम इक्वल हो गए एक दूसरे के मैम, दोनों इक्वेशन। हाँ दोनों इक्वल इक्वल हो जाएगा। यानी कि 10x + 2 = 3x + 3, हम्म यही ना मैम? 2x + 10 = 3x + 3। x + 10। मैम 7 इयर्स मैम। 10 इयर्स 10 ईयर x हो यस गया। मैम। और तो उसके फादर का एज कितना हो जाएगा, 3x + 10 सॉरी 3x + 3 तो 33 हो यस जाएगा। मैम। 33 हो जाएगा, यही है ना। 3x + 3 है सन का, नहीं होगा। 3x + 3 ये है, और इसका क्या बोला जा रहा है, दैट इज इक्वल टू 2x + 10। यस मैम। यही है ना। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ रहा है, मैम 10 आ रहा है। ठीक है। x का वैल्यू अगर 10 आ रहा है तो फादर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऐसा एज क्या हो जाएगा 3x, मतलब 3x = 30 हो 3 × जाएगा, 10 और + 30 3। + 3 मतलब 33 हो जाएगा फादर का एज। बट मैम हुआ x = 10 कहाँ आया मैम? 7 x 7 मैम, 7 आ रहा है। 7 हो रहा है मैम। 7 आ रहा है मैम, 7। 7 Equal to 7 हो 7 रहा है। होगा मैम। ठीक है। क्या 3 उधर जाएगा तो 2 टाइम्स होगा, ठीक है। ये अगर इससे देखो x का वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो ये तो 7 ही आ रहा है ना। प्रेजेंट इज 3x + 5x, 5 यहाँ पे x आ जाएगा, ठीक है। 3x माइनस इधर आएगा 2x, तो x = क्या आ जाएगा, 3 उधर जा रहा है 7 हो जाएगा। 7 करोगे तो 7 × 3 प्लस जो भी टर्म है उसका वो आ जाएगा 3, मतलब 21 + 3 4 हो जाएगा। x जो फादर एज है दैट इज 24, सन का एज हो जाएगा वो 7 हो जाएगा, ठीक है। देखो तो एक क्वेश्चन, द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज of P and Q is 6:7. The ratio between the present age of P and Q is 6:7. ठीक है, P और Q का, ये P है ये Q है, Q का रेशियो ऐसा दिया हुआ है। यस मैम आगे। If Q is 4 year old, if Q is 4 year old than P, if Q is 4 year old than P, what will be the ratio of the ages of P and Q? What will be the ratio of ages of P and Q after 4 years? After 4 years, P और Q का रेशियो जो है प्रेजेंट ये है, और बताया जा रहा है जो P का एज है, सॉरी Q का एज है वो P से 4 साल ज्यादा है। तो अगर हम P के एज को x कंसिडर कर लें मान लो, तो Q का क्या हो जाएगा, P/Q लिख सकते हैं, तो x = x/4, x + 4 ये लिख सकते हैं। बताइए तो P का हम x रेशियो ले लें तो Q क्या हो जाएगा, x + 4, तो x + 4 और ये जो इसका रिजल्ट दिया हुआ है 6/7, यहाँ से वैल्यू निकालो, और आफ्टर 4 इयर्स क्या आएगा ये पूछ रहा है। तो 4 साल बाद देखो जो रिजल्ट x का आता है इसमें 4 ऐड कर दो, उसके बाद रेशियो निकाल दो, बन जाएगा।
मैम फिर से बताइएगा मैम। पी और क्यू का क्वेश्चन लिखे हो ना, ध्यान से पढ़ो। 6 और 7 रेशियो बता रहा है पी क्यू का, और साथ में ये इंफॉर्मेशन दिया है ये 6/7 जा रहा है। जो दूसरा टर्म अगर पी का वैल्यू हम x मान के चले एज, तो दूसरे का एज एक x+4 हो जाएगा, क्योंकि x+4। हाँ क्योंकि वो 4 साल ज्यादा है, 4 साल बड़ा है। तो रेशियो 6/7 है। यहाँ से तुम x और x का वैल्यू निकाल सकते हो उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। 7x हो जाएगा ये, मैम 1:3 होगा मैम। 1:3 है, ठीक है। 7x ये हो जाएगा और ये 6x, तो दिस इज इक्वल टू 6x और 4 24 हो जाएगा। यहाँ से 24। x का वैल्यू निकाल लो, x का वैल्यू क्या आ रहा है, ये इधर आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 24 आ जा रहा है। यस मैम 24। मैम x=4 निकलेगा मैम। 4 कहाँ आ रहा है, ये 6 से इधर माइनस आ जाएगा, तो 4 24 24 आ रहा है भाई। 24 मैम 24। x=24। ठीक हाँ है, 24 सॉरी। 24 आ गया। अब x का वैल्यू 24 है, तो बोल रहा है 4 साल बाद क्या रेशियो आएगा। तो 4 साल, अभी इसका प्रेजेंट एज 24 है, 4 साल बाद इसका एज क्या हो जाएगा, 4 गुना 4 करोगे, 4 गुना नहीं होगा, 4 साल बढ़ रहे हो ना तुम, 4 साल बाद कितने बड़े हो, 28 हो जाएगा मैम। हाँ। तो ये 24 में प्लस कर दोगे 4, 31 होगा। और उसके बाद हाँ यहाँ डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 24 ऑलरेडी है क्योंकि एक से ज्यादा है, तो 28 से पहले से था, 28 के बाद 7:8। 28 के बाद 4 जोड़ो, कितना हो जाएगा 32। 32। हाँ, तो 28/32 अब क्या होगा इसका, जो भी है रेशियो निकाल लो। इससे cancel होगा। 7:8। ठीक है, 7 मैम 32 कैसे आ गया मैम? क्योंकि x +4 की है। x का वैल्यू 24 है, 24 + 4 कितना हुआ 28 पहले 28। से है ये, और 28 में 4 साल बाद बोल रहा है। अच्छा ये 4 28 में साल 4 साल बाद। हाँ 4 साल बाद, 4 साल बड़ा था ना ये, तो इसका ये 24 है, तो इसका 28 हुआ प्रेजेंट एज। उसमें 4 साल बाद बोल रहा है, तो 24 में 4 जोड़ोगे, 28 में भी 4 जोड़ोगे, ठीक है ना। ये 8 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा ना। 4 साल बाद हुआ तभी ना 4 जीता था, फिर क्या जोड़ दिए। तो 4 साल बड़ा है, पहले कॉन्सेप्ट में बोला गया ये 4 साल बड़ा है, उसके बाद 4 साल बाद क्या होगा, तुमसे तुम्हारा भाई 4 साल बड़ा है, ठीक है। तो तुम्हारा एज मान लो 24 है, जो कि नहीं है मान लो, तो उससे बड़ा होगा तो 28 साल उसका प्रेजेंट एज होगा। अब 4 साल बाद तुम्हारा एज क्या होगा, 24 में 4 जोड़ेंगे, तो उसके एज में क्या जोड़ेंगे, 28 में 4 जोड़ेंगे ना, ओके मैम। 10/8 हो जाए। ठीक है। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा, इसको रेशियो में कन्वर्ट कर दो और सिंपलीफाई कर सकते हो ना। 7/8 7 पूर्णांक मतलब रेशियो 8। 7 4 अनुपात 8 और 8। 8। पूर्णांक मैडम। हाँ, इंग्लिश में बोलोगे 7:8, ठीक है, हो गया। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और लिखो तो, रेशियो वाला ही दे या फिर दूसरे टर्म में दे, दूसरे कॉन्सेप्ट में। मैम स्टेटमेंट कंक्लूजन का को नहीं बन रहा, पता नहीं क्या है। इंग्लिश उसके लिए थोड़ा अच्छा करोगे तब हो जाएगा वो। ओ, क्योंकि उसका मतलब समझ में आएगा तब ना कंक्लूजन निकालोगे। नहीं भेजा जाता हम लोग को क्वेश्चन, एक दिन मैम पहले। एक क्वेश्चन दीजिए ना, देखते हैं मैम। किस चीज का, स्टेटमेंट कंक्लूजन। यस मैम। स्टेटमेंट कंक्लूजन शेयर दिए थे ना। हम लोग नहीं ज्वाइन किए थे कल। क्वेश्चन ग्रुप में भेजे थे, सारा जो जो हम बताए थे ना, उससे ग्रुप में रिलेटेड देखेगा तब ना। वो सारा ग्रुप में हम क्वेश्चन शेयर कर दिए थे, जो पढ़ाए थे उसी से उसी क्वेश्चन का सारा कर दिए थे। हालांकि स्टेटमेंट कंक्लूजन उतना नहीं हो पाया था, एज वाला हुआ था, ब्लड रिलेशन भी। मैम अभी एक क्वेश्चन दीजिए ना मैम उसमें से। स्टेटमेंट कंक्लूजन मैम ब्लड रिलेशन कोडिंग डिकोडिंग ये सब ठीक है, वही नहीं बन रहा, पता नहीं कैसे। स्टेटमेंट कंक्लूजन नहीं बन रहा है। स्टेटमेंट कंक्लूजन मेरे को एक मिनट, जो सर ने शेयर किया है क्वेश्चन, एक मिनट। अमृत शुक्ला सर ने क्वेश्चन शेयर किया था ना, उसमें का बना लो वो ठीक है। उसमें सारा कुछ कंबाइन किया हुआ है, रीजनिंग का जितना भी क्वेश्चन है ना।
देखो एक क्वेश्चन यही देखो ध्यान से। पहला क्वेश्चन लिखा है एनिमल लॉट ऑफ मनी बैंस एंड ये देखो स्टेटमेंट कंक्लूजन या फिर स्टेटमेंट कंक्लूजन या डाटा सफिशिएंसी या फिर जो आपका क्वेश्चन होता है ना किस तरह का क्या इंफॉर्मेशन दिया उससे क्या कंक्लूजन निकालना है वो डेटा सफिशिएंसी उसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, ये सारा क्वेश्चन इसी में आ जाता है। एक ही तरह का क्वेश्चन रहेगा। देखो तो ये क्वेश्चन बनेगा शुड अ टोटल बैन बी पुट ऑन ट्रैपिंग वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है, ये स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए कुछ आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है जिसके बेसिस पे ये सही है, ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो बताना है। अब इसमें देखो लिखा है यस ट्रैपर्स आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। दूसरा दे रहा है नो बैन्स ऑन हंटिंग एंड ट्रैपिंग आर नॉट इफेक्टिव। ये दो आर्ग्यूमेंट है जो इस स्टेटमेंट के बारे में दिया है, मतलब ये इसको सपोर्ट करने के लिए दिया जा रहा है। ये एक्चुअल सिचुएशन है, ये इसको सपोर्ट करने के लिए स्टेटमेंट दिया जा रहा है। अब मुझे ये बताओ ये जो आर्ग्यूमेंट्स दिया है इसमें से कौन सा आर्ग्यूमेंट, जैसे ऑप्शन में देखो इसमें ऑप्शन के बेसिस पे दे रहा है फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है, सेकंड आर्ग्यूमेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, दोनों में से कोई भी दे ले तो वो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है ये बताना चाह रहा है, और दोनों में से कोई भी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट नहीं है, और लास्ट बोल रहा है सारा का सारा जो भी है वो है। ऊपर से नीचे ही थे ना, इंक्रीज की डिक्रीज क्या डिक्रीज इंक्रीज आ रहा है? ऊपर वाला टॉप टू बॉटम डिक्रीज ना, हाँ तो ऊपर से घटते जाएगा, जैसे 10 रहेगा। ठीक है मैम हाँ मैम इसमें जो बोल रहा है कि मैम क्वेश्चन इसमें आस्क कर रहा है कि क्या बैन होना चाहिए मतलब जानवरों को पकड़ने के लिए, तो मैम इसमें तो कोई भी नहीं ना होगा मैम, कोई भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं कर रहा है इसमें हाँ वही चीज बोल रहे ट्रैपर्स आर मेकिंग लॉट ऑफ मनी, ये हमारा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसलिए तो बैन नहीं किया कॉन्सेप्ट जा नहीं रहा है है। मैम। स्ट्रॉन्ग बैन इसलिए तो नहीं किया जा रहा है, बैन इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि उसको बहुत पैसा मिल रहा है इसलिए बैन नहीं किया जा रहा है, करना चाहिए जो कॉन्सेप्ट है इथिक्स की बात यहाँ कर रहा है। फिर दूसरा है नो बैन्स ऑन हंटिंग जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है इसलिए बैन नहीं करना चाहिए। अब दोनों में से क्या स्ट्रॉन्ग है तुम सोचकर ही बताओ। दोनों में से कोई भी मैम उसको लेके मतलब जो स्टेटमेंट है उसको लेके स्ट्रॉन्ग है ही नहीं मैम। नहीं है इसको नाइदर सपोर्ट, देखो इसको सपोर्ट करने वाला स्टेटमेंट नहीं है, दोनों में से कोई भी अगर कहे यस ट्रैपर्स आर मेकिंग लॉट ऑफ मनी इसलिए बैन कर लेना चाहिए ये, और दूसरा है नो बैन्स ये तो सपोर्ट कर ही नहीं रहा है, ये बोल रहा है नहीं करना चाहिए क्योंकि ये इफेक्टिव नहीं है। ठीक है तो इसमें आप जो यहाँ पे आपका कुछ नहीं समझ का देखा जा रहा है कि आप कितना उस चीज को समझ रहे हैं जो दिया है स्टेटमेंट के बेसिस पे। आप यहाँ पे देखो मैम ये कह क्या रहा है ये नहीं समझ पा रहे। देखो क्वेश्चन पढ़ो ये स्टेटमेंट जो है वो क्वेश्चन है तुम्हारा should a Should a total total ban be put on trapping wild animals। क्या वाइल्ड एनिमल का जो ट्रैपिंग हंटिंग जो भी कर रहा है उस पे टोटल बैन लगाना चाहिए, ये क्वेश्चन है। ठीक है अब इसके सपोर्ट करने के लिए आर्गुमेंट दिया गया है, बोलता है यस ऐसा करना चाहिए क्योंकि ट्रैपर्स जो है वो बहुत ज्यादा उसे मनी बना रहे हैं, मनी मतलब बहुत बना रहे पैसा हैं। कमा रहे हैं बहुत। दूसरे केस में क्या है नो बैन्स ऑन हंटिंग एंड ट्रैपिंग आर नॉट इफेक्टिव, दूसरा बोल रहा है नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। अब इन दोनों में से इसको सपोर्ट करने वाला स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है? अगर फर्स्ट स्टेटमेंट स्ट्रॉन्गली सपोर्ट कर रहा है उसको तो आप ऑप्शन ए करोगे, दूसरा अगर सपोर्ट कर रहा है तो दूसरा करोगे, दोनों में से कोई भी एक कर रहा है तो थर्ड करोगे, और अगर कोई भी नहीं कर रहा है तो डी, दोनों ही कर रहा है तो ई। लास्ट दोनों बहुत इफेक्टिव नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये करना चाहिए बता रहा है, ये नहीं करना चाहिए बता रहा है। ठीक है तो दोनों सेम डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा है। मैम ए होना चाहिए। आंसर ए आर्गुमेंट ए वन इज स्ट्रॉन्ग। मैम डी होगा क्या मैम? बोथ 1 and 2 both are strong। मैम डी होगा क्या? मैम सी होगा। सब बना लो। B will be the correct answer। मैम सी होगा। मैम देखिए दोनों में से कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कोई नहीं दे रहा है। सपोर्ट क्योंकि देखो इंस्ट्रक्शन में दिया होगा ना आपको, एक मिनट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का ही है ना,
क्योंकि क्वेश्चन है नंबर 1, यू हैव टू डिसाइड द मैम तो आर्गुमेंट फर्स्ट इज अ स्ट्रांग आर्गुमेंट और वीक आर्गुमेंट, इसको बताना है। तो मैम फर्स्ट वाला ही ना, यस ट्रैपर्स मतलब इसको यस कर रहा है ना, मतलब इसलिए हाँ, ट्रैपर्स बहुत मनी बना रहे हैं, इसलिए उसको होना चाहिए। कर देना चाहिए हाँ, बैन। सही होगा मैम, ओनली आर्गुमेंट वन। ओनली वन आर्गुमेंट। हाँ यस मैम ए होगा। कर रहा है कि रोकना चाहिए। मैम इसका आंसर तो दिया होगा ना मैम, लगा के देखिए ना, या आप बताइए ना। इसका आंसर देखना है। इसमें तो हो जाएगा नहीं। मैम फर्स्ट इसलिए नहीं होना चाहिए ना क्योंकि इसमें बोल रहा है मैम यस ट्रैपर्स आर मतलब मेकिंग लॉट ऑफ मनी। अगर मतलब जो पकड़ने वाले होते हैं जानवर, वो अगर पैसे कमा रहे हैं उससे ये थोड़े पूछ रहा है, मतलब उससे कोई मतलब नहीं ना मैम। इसकी वजह से तो बैन करने का इसमें कोई जानवरों को लॉजिक नहीं पकड़ना आता। चाहिए कि नहीं चाहिए उस पे बात है। इस पे बात हो जाएगी, यहाँ वही पे तो मैम। एथिकल बात आ जा रहा है कि ऐसा बैन करना चाहिए। तो अगर मान लो बैन करोगे तो क्यों बैन करोगे, आप खुद ही सोचो। तो बैन करेंगे तो क्यों करेंगे, वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए बैन किया जाएगा। बताएंगे यस मैम, मनी से हमको क्या मतलब है, कोई क्या कमा रहा है, हमको वो तो हमारा जानवरों मैटर से नहीं मतलब है, है। वहाँ हमारा मैटर नहीं है। ये करना चाहिए तो क्यों इसमें करना दिया चाहिए, हुआ यहाँ है पे ना, सोचना इसमें पड़ेगा। दिया। नहीं नहीं, तो यहाँ पे ये जो है आर्ग्यूमेंट बता रहा है कि आपको ये सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, ये बताओ। और कौन सा आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग है। देख लीजिए मैम आंसर। यस मैम देख ही लीजिए, मुझे भी कंफ्यूजन होने का। इसका आंसर सर इसका होगा तो बना देखना पड़ेगा। ये प्रैक्टिस वर्कबुक था ना। अच्छा इसको छोड़ो, इसको देखो पहले, नेक्स्ट वाला देखो तो न्यूमेरिकल है, ये बताते हैं तब तक। ये देखो तो तब तक look carefully for the pattern and then choose which pair of number comes next. देखो तो इसका क्या होगा। बताओ इसका क्या होगा। मैम 25 21। या 25 21। तो क्या कि रिपीट हो रहा है, 21 तीन बढ़ रहा है फिर रिपीट हो रहा है। 21 21 बाद में है, फिर से 21 आ रहा है। ठीक है, ये तो बन जाएगा। देखो तो यहाँ पे देखो तो जॉन्डिस लीवर, यहाँ पे बताना है which pair जॉन्डिस of- लीवर। हाँ जॉन्डिस का जॉन्डिस लीवर से रिलेटेड बीमारी है। हाँ, इसलिए तो रैश स्किन से है, डायलिसिस किडनी से है, स्मोक लंग से है, हाँ बताओ। डायलिसिस मैम ए होगा ए। ए मैम डायलिसिस में तो किडनी से डायलिसिस मैम एक प्रोसीजर होता है ना मैम, किडनी को ठीक करने का, वो बीमारी नहीं है मैम। बीमारी नहीं है। और रैश मैम हो जाता है स्किन रैशेस, जो बीमारी हो गया मैम। सही। ठीक है, लेकिन एक चीज ये देखो ना यहाँ पे कि जॉन्डिस जो लीवर से है वो रिलेटेड बता रहे हैं ना, जॉन्डिस। पहले यहाँ पे बताया जा रहा है, बीमारी का नाम उसके बाद कहाँ है वो बताया जा रहा है। वो बताया जा रहा है मैम। तो ये ऑर्डर होना चाहिए। तो जॉन्डिस लिवर में होता है, ठीक है, उससे रिलेटेड है। रैश यहाँ पे पहले बता दिया स्किन, डायलिसिस बता रहा है, फिर किडनी। वो तो प्रोसेस है। हाँ चलो, हाँ वो प्रोसेस है, वो बीमारी नहीं है। स्मोक लंग्स, ये बीमारी, स्मोक बीमारी तो नहीं है, लंग्स लंग्स को इफेक्ट करता है।
इफेक्ट करता है। मैम लंग्स तो उसी ही कनेक्टेड है, लीवर तो स्मोक में होता है धूप, कौन सा वो पूरी ऑप्शन होगा? बीमारी। फर्स्ट इमेजिनेशन ब्रेन में आता है, हाँ थिंक डी होगा वेरी मैम, डी होगा, वेरी डी मैम, डी डी होगा डी। मैम, कौन डी। सही हो? बी मैम, बी डी बी डी बी डी डायरेक्ट मैम, डी होगा मैम, ए होगा, डी मैम, ए ई होना मैम, चाहिए, ए सारी ए से ए होगा मैम। रैश होगा, हाँ स्किन में होता है, ठीक है। डी कौन बोल रहा है मैम, देखिए ना। बी यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ बीमारी का नाम बोल रहा है, वो बीमारी नहीं है। मैम ये लोग दूसरे ट्रैक पे चला गया। रैशेस स्किन पे होता है, डेलिसिस एक प्रोसेस है, स्मोक इफेक्ट करता है लंग्स को, लेकिन वो बीमारी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। ब्रेन में सोच। चलो एक मिनट देखो तो इधर, नेक्स्ट। ए होगा मैम इसका। हाँ ए हो जाएगा, रैशेस स्किन क्या होता है मैम? ए होगा। वैलेंटाइन मतलब क्या होता है मैम? वैलेंटाइन मतलब तुम जिसको सोच रहे हो दिमाग में रखे हुए अपने हार्ट में, लाइक ऐसा। ओ, Next, देखो, we must introduce objective type test to improve our examinations for admission to MBA. The chairman of the admission committee tells the committee. अब इसमें assumptions है, ये वही स्टेटमेंट में assumption से रिलेट करो। इस assumption के बेसिस पे ये स्टेटमेंट दिया गया है, स्टेटमेंट के बेसिस पे assumption बनाया जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखा है, we must introduce objective type test to improve our examination for admission. एडमिशन ये बोला जा रहा है जो भी, कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन करना चाहिए, शुरुआत करनी चाहिए इसकी, किसके लिए, टू इम्प्रूव द एग्जामिनेशन, टू इम्प्रूव द एडमिशन, ठीक है। दूसरे ये क्या है, इसका ये बोला गया है, चेयरमैन ऑफ द कमिटी कहा है अपनी कमिटी से। अब एजम्पशन देखो क्या है, द एडमिशन एट प्रेजेंट इज डायरेक्टली थ्रू द इंटरव्यू। ये यहाँ पे मैम कुछ इम्प्लिक्ट mention- का मतलब क्या हुआ मैम? हाँ, मतलब उसके फेवर में मैम। हाँ तो मैम फर्स्ट एंड इम्प्लिसिट सेकंड होगा फंक्शन मैम। होता है ना, इसके बाद इससे रिले, हाँ इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब इनहेरेंट होगा उसमें। दूसरे में क्या बोल रहा है, द एडमिशन कमिटी इज डिजायरस टू इम्प्रूव द एडमिशन एग्जामिनेशन, और थर्ड बोल रहा है द चेयरमैन हिमसेल्फ इज एन एमबीए। मैम थर्ड से कोई मतलब ही नहीं है इससे कोई Only मतलब ही two नहीं है। चलो मैम, फर्स्ट एंड Second option. सेकंड होगा। फर्स्ट सेकेंड होगा मैं फर्स्ट को कहा कि इंटरव्यू का फर्स्ट पे भी ये बोला जा रहा है ना, द एडमिशन एट प्रेजेंट इज डायरेक्टली थ्रू द इंटरव्यू, ये कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे तो लिखित एडमिशन एग्जामिनेशन है। करा। सिर्फ बताया जा रहा है कि आपका we must introduce, हम लोगों को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, इम्प्रूव आवर एग्जामिनेशन है जो भी इम्प्रूव करना चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन तो आ रहा है, फर्स्ट में भी नहीं है, डायरेक्टली इंटरव्यू के बेसिस पे हो रहा है, या क्या हो रहा है, हो सकता है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बेसिस पे हो, ये तो मेंशन नहीं किया हुआ है ना। मैम सुनिए ना मैम, मैम प्रेजेंट में मैम इंटरव्यू के बेसिस पे हो रहा है, इसलिए मैम डायरेक्टर जो है मैम चेयरमैन कमेटी का मतलब वो स्टेटमेंट दिया कि हम लोग इस तरीके से ले सकते हैं। एक बार बताओ मतलब कहाँ लिखा हुआ है इसमें कि पहले इंटरव्यू के बेसिस पे हो रहा है? उससे नहीं पहले लिखा का हुआ। सेंटेंस तो मैम हो सकता है। वो जो हो सकता है नहीं सोचना है, जो दिया हुआ है इम्प्लिसिट, उसमें जो इंक्लूडेड है मैम ओनली टू इज एम्प्लॉयड। only 2 है, इंक्लूडेड के साथ तो मैम ठीक है। जो ये उसका वो पोर्शन जो इसमें है, ठीक है, assumption जो इसमें इंक्लूडेड है, जो इम्प्लिसिट है, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। जो दिया हुआ इंफॉर्मेशन है सिर्फ उसी के वजह से, अपने मन से कुछ इमेजिन नहीं करना है वहाँ पे। मैम उसका यहाँ आंसर क्या देखो होगा? तो, यहाँ देखो तो क्या है, किसका, वो इसके जस्ट चेयरमैन पहले वाला वाला, का, हाँ फर्स्ट एग्जामिनेशन वाला, ये फर्स्ट सेकंड ऑप्शन Okay. जो है वो करेक्ट है, मतलब ये वाला फर्स्ट जो था ना, फर्स्ट इम्प्लिसिट है उसमें। नेक्स्ट देखो, हो सकता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता हो सकता है इंटरव्यू होता हो, या तो हो सकता है डायरेक्ट परसेंटेज के बेसिस पे एडमिशन होता हो, ये तो मेंशन किया ही नहीं हुआ है। चलो ये देखो तो, all the trees in a park are flowering trees, some of the trees, अच्छा ये बन जाएगा, बन जाएगा मैम। the dogwoods in the park are flowering trees. If the first two statements are true, the third statement is. यहाँ पे कैसे बनाओगे, वेन डायग्राम की हेल्प से, all the tree in the park are flowering tree, जितना ट्री है पार्क में सब फ्लावरिंग ट्री है, मतलब सब फूल का पौधा है। आगे क्या है, सम ऑफ द ट्री इन द पार्क आर मैम डॉगवुड्स का मतलब मैम
डॉगवुड्स का मतलब ये भी तो उसी के फॉर्म में दे रहा है ना, एक पौधा ही है। फ्लावर हाँ एक टाइप का पौधा ही है ये भी। ऑल डॉगवुड्स इन द पार्क आर फ्लावरिंग ट्री। अब बताओ पहला दो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि पहला जो मैम ये स्टेटमेंट है वो थर्ड वाला जो ऑल डॉगवुड्स आर इन द पार्क आर फ्लावरिंग, इसमें तो पहले बोला है सम ऑफ द ट्री आर डॉगवुड्स, इसमें बोला है ऑल डॉगवुड्स, मतलब हाँ, ऑल तो कैसे वो हो सब- जाएगा? इसमें सम बता रहा है, इसमें हाँ इसमें सम बता रहा है, इसमें और बताया तो नहीं हो सकता, ये फॉल्स हो जाएगा। तो यही पूछ रहा है इफ द फर्स्ट टू स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है तो थर्ड स्टेटमेंट क्या है। थर्ड स्टेटमेंट में बताना पड़ेगा या तो ट्रू है या तो फॉल्स है या तो अनसर्टेन है। मैम फॉल्स होना चाहिए, और देखो ऑल ट्री जो भी है फ्लावरिंग ट्री है, सबसे पहले तो जितना भी पार्क में ट्री है वो फ्लावरिंग ट्री है। और सम जो ट्री है, सम ऑफ द ट्री इन द पार्क आर डॉगवुड्स, मतलब फ्लावरिंग ट्रीज में से ही कुछ डॉगवुड्स का ट्री है। ठीक है, अब वो बोल रहा है ऑल डॉगवुड्स इन द पार्क आर फ्लावरिंग ट्री, सम ऑफ द ट्री इन द पार्क आर डॉगवुड्स। अच्छा इसमें ये बोला ना मैम कि ऑल डॉगवुड्स जो है ना वो पार्क में वो सब एक तरह के मतलब टाइप, मतलब फ्लावरिंग ट्रीज सही के है, सही टाइप है है। और ट्रू होगा। सही है मैम, ट्रू ट्रू होगा, होगा ट्रू होगा, यस मैम। क्योंकि और जितने भी ट्री है पार्क में वो फ्लावरिंग ट्री है और सम फ्लावरिंग ट्री जो है वो डॉगवुड्स है। ठीक है, उसमें से ही सब कुछ है। तो जितना भी डॉगवुड्स ट्री है वो क्या फ्लावरिंग ट्री होगा, ट्रू होगा। इसको ऐसे वेन डायग्राम बना के देख सकते हो। पहला दो बहुत स्टेटमेंट टाइम लगता है इस क्वेश्चन में मैम। नहीं, अगर बस पढ़ोगे सोचना पड़ मैम, हाँ, एक थोड़ा बात सोचना बोलिए, पड़ेगा। ठंडे दिमाग से सोचना है तब बनेगा। जब तक हाँ तो ये तो हम पहले ही बोल चुके हैं, जब तक आप एकदम कूल माइंड रख के नहीं जाएंगे ना तब तक मुश्किल है। क्योंकि इसमें क्वेश्चन वही देगा, आप आंख बंद करके बस उसको सोचो, बनाओ, काम खत्म। बहुत टफ नहीं पूछता है। ये देखो तो एक क्वेश्चन लॉजिक, ये थोड़ा आप लोग से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। 3 फैक्ट दिया है लॉजिक में, ठीक है 1 2 3, देन उसका 3 मोर स्टेटमेंट दिया है, लेवल का लगा दिया 1 2 3। इफ एनी ऑफ क्या लिखा है, इफ एनी इज आल्सो अ फैक्ट 1 और 2 ऑफ द स्टेटमेंट कुड ट्रू, नन ऑफ द स्टेटमेंट कंक्लूजन। इसमें से बताओ तो क्या ये फैक्ट है और ये उससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिया है कुछ और। तो अब इसमें से कौन सा ट्रू है। सम पेन्स डोंट राइट, all blue pens write, some writing utensils are pen, writing utensils are pen, some writing utensils are, मैम सेकंड इज ट्रू। second is true, some writing utensils are blue। नहीं ये कहाँ से आ रहा है, blue pens right है। पहले तो कुछ पेन है जो राइट नहीं करते, कुछ ब्लू जो ब्लू पेन है सब मैम लिखते थर्ड हैं। वाला some writing utensils are pen, some writing थर्ड होगा utensils मैम, थर्ड डोंट राइट, ये हो सकता है। ऑप्शन 1 भी तो हो सकता है, सम राइटिंग यूटेंसिल्स डोंट राइट, क्योंकि ये तो है सम राइटिंग यूटेंसिल्स है वो पेन है, और सम पेन्स डोंट राइट, तो ऑप्शन ए भी तो होगा, सम राइटिंग यूटेंसिल्स डोंट राइट, क्योंकि कुछ ऐसे मैम यहाँ पे यूटेंसिल्स का मतलब कुछ और है क्या? नहीं, वही मतलब है, सब मिक्स करके बोल रहा है। इस तरह के क्वेश्चन में ऐसे ही जंपल करके दे दिया जाता है, कुछ मुर्गियां अंडे हैं, अंडे मुर्गी है, ऐसे पेड़ पौधा मिक्स करके दे देगा, ऐसा कुछ कर देगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फैक्ट 1 और 3 यहाँ मैच कराओ, तो 1 और 3 मैच यस कराओगे मैम, तो ऑप्शन ए सही फर्स्ट एंड होगा। थर्ड मैच करने पे हाँ यस मैम, यस फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट में देखो सम राइटिंग यूटेंसिल्स आर ब्लू, ये गलत है क्योंकि ये कहीं नहीं लिखा है कि जो राइटिंग यूटेंसिल्स है या फिर जो पेन है ऑल पेन्स, अच्छा और पेन्स और ब्लू पेन्स राइट, तो ब्लू पेन्स का मेंशन यहाँ नहीं किया हुआ है, तो सेकंड वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है। सम ब्लू राइटिंग यूटेंसिल्स डोंट राइट, तो ये भी नहीं आ रहा है, 1 आ रहा है सिर्फ, क्योंकि ब्लू राइटिंग यूटेंसिल्स ब्लू, यहाँ पे पेन राइट लिख रहा है, यहाँ पे राइटिंग यूटेंसिल्स पेन है लेकिन पेन राइटिंग यूटेंसिल्स है ये तो नहीं मेंशन है। सम राइटिंग यूटेंसिल्स डोंट राइट, ए तो हो जाएगा। सम राइटिंग यूटेंसिल्स आर ब्लू, ये भी कहीं मेंशन नहीं है, राइटिंग यूटेंसिल्स जो है वो ब्लू है, ये कहाँ लिखा है। यूटेंसिल्स पेन है और वो पेन ब्लू ही है, ये तो मेंशन नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन नहीं होगा। सम ब्लू राइटिंग यूटेंसिल्स डोंट राइट, तो राइटिंग यूटेंसिल्स के बारे में कहीं भी नहीं लिखा है कि वो ब्लू है, ठीक है।
तो ये मेंशन नहीं है। और वो पेन ब्लू है, ये मेंशन नहीं है, सिर्फ वो 1 होगा इसका।